घटनाक्रम हमें सेंट्रल एरिया नंबर बी 45 में एंड्रयू के घर ले जाता है। शराब का गिलास उठाकर उसने नौकरानी को अंदर आने दिया। नौकरानी अंदर आई और उसे परेशान करने के लिए माफी मांगी, लेकिन उनके सामने एक अनएक्सपेक्टेड स्थिति आ गई। एंड्रयू, जो अब नजरबंद था, ने आंखें बंद कर ली और नौकरानी को शांत रहने को कहा, क्योंकि मुख्य नौकरानी होने के नाते उसे ज्यादा संयमित रहना चाहिए। लड़की ने उसकी बात से सहमति जताते हुए सिर झुका लिया। उसने झुककर कहा कि सत्य के खोजियों को सब पता चल गया है, उन्हें किताबों की दुकान में दिलचस्पी है। उसकी बातें सुनकर एंड्रयू अचानक पलट गया। उसकी आंखें चमक उठी। अचानक उसने आंखें बंद कर ली और शांत हो गया। मुस्कुराते हुए उसने कहा कि वह खुद सब कुछ सुलझा लेगा, और अगर वह ठीक है तो बेहतर होगा कि वह सो जाए, क्योंकि एक बुरा सपना औरत का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। शर्मिंदा और दूसरी ओर देखते हुए लड़की ने उसको शुभ रात्रि कहा। दरवाजा बंद करते हुए नौकरानी ने मन ही मन कहा कि उसके मालिक ने, जैसा कि उसके स्तर के व्यक्ति को होना चाहिए, अपनी गरिमा नहीं खोई। जल्द ही दरवाजा जोर से बंद हो गया। उसी समय एंड्रयू ने तुरंत रिमोट कंट्रोल का बटन दबाया। उसके सामने की दीवार ऊपर उठने लगी। कुछ ही देर में एंड्रयू के सामने डोरिस का एक विशाल चित्र प्रकट हो गया। कांपते हुए उसने कहा कि किसी कारण से सभी उसे प्रताड़ित करते रहे और उसके हालिया गुप्त आदेश को भी रोक दिया गया। एंड्रयू की आंखों के आसपास की नसें उभर आईं। उसके हाथ का गिलास टूटने लगा। चित्र को पूंछते हुए उसने कहा कि उसे बहुत बुरा लगता है जब शांति से ऐसे काम करते हुए उसे परेशान किया जाता है। क्या सचमुच उनके पास कोई जासूस था? मुस्कुराते हुए और प्रशंसा से डोरिस को देखते हुए उसने कहा कि केवल वह एक दयालु और सुंदर महिला ही उसकी प्रतिभा और मूल्य को समझती है। चित्र को छूते हुए उसने कहा कि उसने उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने अधिकार का अतिक्रमण किया था। बदले में उसने विश्वास खो दिया था। खिड़की से एंड्रयू को चित्र से सटा हुआ देखा जा सकता था। एंड्रयू की खिड़कियों से तेज रोशनी फूट रही थी। इस समय काउंटर पर बैठा लिन सोच रहा था कि फूल की देखभाल करना आसान होना चाहिए था। क्या वह इसे वापस जीवित कर सकता था? और डोरिस ने कहा कि इस फूल का अर्थ प्राचीन काल से नहीं बदला है। अपना सिर अपने हाथ पर टिकाकर लिन ने मन ही मन कहा कि वो इसे जिक्सू को सौंपना बेहतर होगा। उसको याद आया कि कैसे उसने अपना मुंह ढककर उसे धन्यवाद दिया था। उस क्षण उसने झुककर देखा और खून की खांसी हुई। बाद में अपनी मुट्ठियां भींचते हुए उसने कहा कि वह फूल को संजोएगी और उसकी देखभाल करेगी। चेहरे पर मुस्कान के साथ जिक्सू ने फूल ले लिया। अपनी आंखें बंद करते हुए जिक्सू ने कहा कि वह इसकी अच्छी देखभाल करेगी और अपनी ईमानदारी साबित करेगी। लिन ने बगल में बच्चे की ओर देखा। उसे अचानक बहुत पसीना आने लगा। अपना सिर पकड़ते हुए लिन ने मन ही मन कहा कि अगर ऐसा हुआ तो उसे डोरिस से कहने के लिए कुछ सोचना होगा। हालांकि उसने उससे कुछ नहीं कहा था और उसे खुद को सही ठहराने की कोई जरूरत भी नहीं थी। अब वह एक बूढ़ा बदमाश सा लग रहा था। एंड्रयू सिहर उठा और भौहें चढ़ा ली। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। लिन की उंगलियां मुड़ गईं। उसका शरीर थोड़ा कांप उठा, जबकि उसने सोचा कि उसे जल्दी करने की जरूरत नहीं है और वह आज थका हुआ भी था। उसने अनायास ही मेज पर रखे प्रतीक चिन्ह पर नजर डाली। यह विंसेंट का पवित्र प्रतीक चिन्ह था। यह पहले गमले के पीछे खड़ा होकर हल्का सा चमक रहा था। लिन पादरी के साथ बातचीत में इतना खो गया था कि वह पूरी तरह से भूल गया कि उसने इसे वहां रखा था। उसने अजीब तरह से अपने सिर के पिछले हिस्से को खुजलाया। मन ही मन सोच रहा था कि पादरी जल्दी में चले गए, और अगर उसने प्रतीक चिन्ह पहले देखा होता तो वह उसे पकड़कर वापस कर देता। उसने प्रतीक चिन्ह को पकड़ लिया और कहा कि वह अभी भी इस चीज को करीब से देखना चाहता है। उत्पाद के साफ सुथरे डिजाइन को देखते हुए वह अजीब तरह से मुस्कुराया। लिन ने अपने पीछे खड़ी मून को देखा और निश्चय किया कि वह इस चीज को यूं ही शेल्फ पर नहीं छोड़ सकता। लिन ने मून के हाथ में बक्सा देखा। वह मुस्कुराया, यह महसूस करते हुए कि उसे एकदम सही तिजोरी मिल गई है। उसने मून को धीरे से पुकारा, जिससे वह पसीने से तरबतर हो गई और डर गई। उसके पास आकर उसने कहा कि उसे अपनी गलती याद होगी और अब उचित सज्जा देने का समय आ गया है। मून तब तक स्तब्ध रही जब तक उसे पूरी तरह से समझ नहीं आ गया कि क्या कहा गया था। उसके चेहरे पर पसीना बहने लगा, मानो उसे कई झटके लगे हों। जब लिन ने हाथ बढ़ाकर उससे पूछा कि उसने क्या गलती की है, तो उसने जवाब दिया कि उसे उसकी अनुमति के बिना ग्राहकों की चीजें नहीं खंगालनी चाहिए थी। मून ने अपनी आंखें बंद कर ली। लिन ने शांति से प्रतीक को दराज में रख दिया। वह तुरंत बंद हो गया। मुड़कर हाथ हिलाते हुए उसने मून से कहा कि सज्जा के तौर पर वह इस प्रतीक की जिम्मेदारी लेगी और पुजारी के लौटने पर उसे दे देगी, और उसे याद रखना चाहिए कि वह दूसरों की चीजों को न छुए। मून की आंखें चमक उठी
और उसने जवाब दिया कि वह सब कुछ याद रखेगी और प्रतीक चिन्ह को भी सुरक्षित रखेगी। लिन ने उसकी बात सुनकर दांत निकाले। बगल में खड़े गार्गोयल ने आह भरी। जल्द ही दुकान का दरवाजा बंद हो गया। उसने मून के सिर पर थपथपाया और उसे बिस्तर पर जाकर आराम करने को कहा, वरना चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाले जल्दी ही आ जाएंगे और उसे उसके दस्तावेज मिल जाएंगे। जब वे सीढ़ियां चढ़ रहे थे तो उसने कहा कि उन्हें दूसरी मंजिल के लेआउट में मदद के लिए उनसे पूछना चाहिए। मून चुपके से उसको चढ़ते हुए देख रही थी और कह रही थी कि उन्हें सोचना होगा कि उन्हें बर्तन या फर्नीचर की जरूरत है या नहीं, और वे बेचारे भेड़ की ऊन फेंक नहीं सकते। मून ने सिर हिलाया, यह सोचकर कि बॉस ऊनी कालीन खरीदना चाहता है। लिन ने हाथ हिलाकर उससे कहा कि सोने से पहले पट्टी बदलना ना भूलें। अपने कमरे में प्रवेश करते हुए मून ने उस सज्जन को शुभ रात्रि कहा। एक क्षण बाद उसने दरवाजा बंद कर लिया और खुद को एक चमकते हुए कमरे में पाया। उसने बक्सा जमीन पर रख दिया। उसने अपनी स्कर्ट उतार दी और अपनी लेगिंग उतारने लगी। उसने अपने कपड़े पूरी तरह उतार दिए, सिर्फ अंडरवियर में ही रही। मून ने ध्यान से पट्टियां हटानी शुरू की। अपनी पूरी बांह को देखकर उसे एहसास हुआ कि ज्यादातर चोटें पहले ही ठीक हो चुकी थी, लेकिन उसकी पीठ और सिर के पिछले हिस्से पर जख्म थे। वे अभी भी बड़े थे, इसलिए लड़की उनका इलाज कर रही थी। माओवे ने तेज दर्द महसूस करते हुए अपने होंठ भींच लिए। जल्द ही पिछली पट्टियां, कैंची और रुई फेंक दी गई। मून बिस्तर पर चढ़ गई। बिस्तर पर लेटकर उसने कहा कि उसे इस बक्से की रक्षा करनी होगी। उसने एक आंख खोली और कहा कि इस बार उसे सील खोलने का कोई और तरीका ढूंढना होगा। जल्द ही उसने अपनी आंख फिर से बंद कर ली। बक्से के अंदर का प्रतीक चमक उठा। बंद होती आंख में बक्से का एक हिस्सा दिखाई दे रहा था। नई काली पोशाक में मून ने खुद को सपनों के साम्राज्य में पाया। उसकी आंखें अचानक खुल गईं। उसने अपना सिर झुका लिया और उलझन में पड़ गई। समझ नहीं पा रही थी कि क्या हुआ था। उसे याद आया कि कैसे वह बक्से पर लगी मोहरों का पता लगाना चाहती थी, लेकिन कई कोशिशों के बाद बक्सा सचमुच जंजीरों में लिपटा हुआ था। मून ने अपने माथे से पसीना पोंछा। वह आगे बढ़ी। उसने अनायास ही विस्मय में अपना मुंह खोल दिया। ठीक उसके सामने उसने अनगिनत तारे देखे। सिर उठाकर उसने कहा कि यह बहुत सुंदर है। अचानक उसकी आंखों में एक छाया दिखाई दी। आकाश के बीचों बीच एक चमकदार चमक में एक लड़की प्रकट हुई। वह बड़े करीने से पानी पर उतरी। उसके शरीर पर गहरा आकाश छाने लगा। वह मुस्कुराई। मून से कहा कि वे आश्चर्यचकित ना हो। मून के पास आकर उसने कहा कि अब उनके भाग्य का मिलन होने का समय आ गया है। डायन ने अपनी पोशाक का किनारा ऊपर उठाया। पोशाक पकड़े हुए उसने कहा कि वे आखिरकार मिल गए हैं और अब 1000 साल पुरानी भविष्यवाणी सच होने वाली है। मंद मुस्कान के साथ डायन ने अपना परिचय दिया। मून की आंखों में वापियसिस की छवि दिखाई दे रही थी, जबकि डायन की आंखों में मून की छवि दिखाई दे रही थी। डोरिस का कान फड़क उठा। वह अचानक मुड़ी, जिससे बुजुर्गों ने उससे पूछा कि क्या कुछ हुआ है। आकाश की ओर देखते हुए डोरिस ने कहा कि कोई स्वप्न लोक में प्रवेश कर गया है। तीनों कल्पित बौनों ने प्रशंसा भरी नजरों से उसको देखा और पूछा कि क्या यह सिल्वर हो सकती है। किनारे के किनारे तक पहुंचकर उसने कहा कि यह सिल्वर नहीं थी, लेकिन यह उतना ही रहस्यमय था, और उसके मन में वॉपियसिस की भविष्यवाणी याद आ गई। डोरिस सिर उठाए खड़ी थी। मन ही मन कह रही थी कि बहुत कम लोग इन भविष्यवाणियों पर विश्वास करते हैं, और कुछ तो इन किंवदंतियों को निषिद्ध पाखंड में बदल देते हैं। एक उदाहरण प्लेग चर्च था, जिसने पेड़ को जला दिया था। उनकी शिक्षाएं पैतृक चुड़ैलों के अस्तित्व को मान्यता नहीं देती थी और उनके बारे में किंवदंतियों को बकवास मानती थी। प्लेग चर्च की एक भीड़ कई लोगों की जान ले सकती थी। डोम चर्च के प्रतिनिधि हालांकि चांद की पूजा करते थे, उनके पवित्र ग्रंथों में रात के शासक वापियसिस के बारे में एक पंक्ति भी नहीं थी। उसकी डर के मारे चौड़ी हो गई। एक बिल्ली चुपचाप उनके पास आई और उनके पैर से रगड़ने लगी। डोरिस ने अपनी आंखें बंद कर लीं, यह महसूस करते हुए कि इसके बारे में सोचना बेकार है, क्योंकि हाल ही में हुए युद्ध ने बहुत विनाश किया था और पूरी तरह से ठीक होने में बहुत समय लगेगा। कल्पित बौने स्नेह से देख रहे थे कि उनकी मालकिन बिल्ली को सहला रही थी। डोरिस ने जानवर को अपनी बाहों में उठा लिया और सोचा कि अब समय आ गया है कि वह इन छोटे लोगों से निपट करे। लीन की छवि की कल्पना करते हुए उसने मन ही मन सोचा कि उसे उस सर्वज्ञ व्यक्ति से मदद मांगनी होगी और बदले में एक उपहार भी चाहिए। घटनाएं को हमें मून तक ले जाती हैं, जिसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह एक महान चुड़ैल के सामने चुपचाप खड़ी थी।
डायन ने आंखें बंद कर लीं और कहा कि चूंकि वे एक दूसरे को पहली बार देख रहे हैं, इसलिए उन्हें अपना परिचय ठीक से देना चाहिए। डायन का पहनावा और भी मजबूत हो गया जब उसने खुद को दिन और रात की शासक के रूप में पेश किया, जिसके बच्चे सूर्य और चंद्रमा हैं और तारे और नदियां उसके लिए गाते हैं। वह दिन और रात के प्रकाश में पैदा हुए सभी लोगों की रक्षक है। मून को मानो बिजली का झटका लगा हो। उसने तुरंत डायन से पूछा कि क्या उसने उसे तब बचाया था। मून के चेहरे को छूते हुए वॉपियसिस ने कहा कि अब वह अच्छी तरह से रह रही है, क्योंकि उसके गाल पहले से ज्यादा भरे हुए और गुलाबी हो गए हैं। मुस्कुराते हुए डायन ने कहा कि अब उसका एक नाम भी है। क्या वह उसे बताना चाहेगी? मून, जिसके गाल डायन के अत्याचार के अधीन थे, मुश्किल से कह पाई कि उसका नाम मून है, जिसके बाद उसने उसकी मदद के लिए उसका धन्यवाद किया। मून, जिसकी आंखों में डायन की झलक थी, कुछ समझ नहीं पा रही थी। वॉपियसिस ऊर्जा का एक विशाल भंडार होने के नाते एक शब्द से सभी प्रचलित सिद्धांतों को उलट-पुलट कर सकती थी। उसकी जिम्मेदारी सिर्फ एक रात की सीमाओं से कहीं आगे तक फैली हुई थी, जिसने समय की अवधारणा को मूर्त रूप दिया। अब मून एक ऐसे प्राणी के सामने खड़ी थी जिसे साक्षात देवता कहा जा सकता था। मुस्कुराते हुए वापियसिस ने कहा कि भाग्य अद्भुत है। अपने गालों पर चुड़ैल के हाथों से व्यथित मून ने कहा कि वह उसकी सच्ची आभारी है, लेकिन समझ नहीं पा रही है कि उसने उसे यहाँ क्यों बुलाया। वॉपियसिस ने आंखें बंद कर लीं और कहा कि वह स्वयं उसके पास आई है। मून की पीठ पर लगा घाव चमकने लगा। हाथ नीचे करते हुए वॉपियसिस ने मून से कहा कि वह उसे विशेष मानती है। हाँ, वह हमेशा उन लोगों की मदद करती है जो उस पर विश्वास करते हैं। हालांकि वह पहले जितनी मजबूत नहीं रही और उसके अनुयायी कम होते जा रहे हैं। अपनी पीठ को देखते हुए मून ने मान लिया कि उसे किसी स्वप्न पकड़ने वाले ने खींच लिया है। फिर उसने उपचार के लिए वापियसिस को धन्यवाद दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि उसने अपनी तकनीक का इस्तेमाल किया है ताकि उसके शरीर पर कोई निशान न रहे। मून को याद आया कि कैसे वह सज्जन पुजारी के सामने खड़े थे। उसने अपना हाथ नीचे किया और वॉपियसिस से पूछा कि क्या वह चांद है। मून के सिर पर हाथ फेरते हुए वॉपियसिस ने कहा कि ऐसा नहीं है। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए वॉपियसिस ने कहा कि चांद भी उसकी तरह ही उसका प्यारा बच्चा है। एक आंख खोलते हुए मून ने कहा कि चांद यहाँ नहीं है। चुड़ैल ने उदासी से अपनी आंखें थोड़ी बंद कर लीं और कहा कि चांद तो कब का चला गया था। जैसे जैसे वॉपियसिस की परछाई लंबी होती गई, उसने कहा कि जब अंधेरे ने सब कुछ निगल लिया, तो उसने सूरज के साथ चांद को भी दफना दिया। मून आगे बढ़ी और बोली कि डॉम चर्च चांद पर विश्वास करता रहा, हालांकि वे उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। चुड़ैल ने अपने होंठ भींच लिए। उसके आसपास की हवा में हलचल मच गई जब उसने कहा कि यह सब झूठ है, क्योंकि असली चांद अपने अनुयायियों की निगाहों से नहीं डरता। मून मानो बिजली के झटके से ठिठक गई। झूठ वह था जो दिखने से बेहद डरता था, चांद के खोल के पीछे छिपा राक्षस। अगर चर्च के मुखिया का झूठ उजागर हो जाता तो वह अपनी सारी शक्ति खो देता। इसीलिए अनुयायियों ने चांद की ओर कभी न देखने की कसम खा ली। अपनी मुट्ठी भींचते हुए चुड़ैल ने कहा कि अगर उसमें पहले जैसी ताकत होती तो वह इसे जारी नहीं रहने देती। अपना हाथ नीचे करते हुए उसने मून को विपरीत रूप से बताया कि दुर्भाग्य से अब वह केवल इसी जगह पर रह सकती है। मून की आंखें चौड़ी हो गईं जब चुड़ैल ने उसे बताया कि वह उसका मौका है। मून भ्रम में जम गई, एक पुतला बन गई। वेपिरसस ने तुरंत उसका गाल खींच लिया। खुद को मून से सटाते हुए उसने कहा कि उसकी आत्मा पानी की तरह पवित्र है, इसलिए वह एक आदर्श पात्र है। चुड़ैल के सिर के ऊपर का जादुई घेरा तब चौड़ा हो गया जब उसने कहा कि वह उसे शक्ति देगी और अब वह इस जगह की पूर्ण स्वामी बन जाएगी। अपनी मुट्ठियां भींचते हुए मून ने कहा कि उसका बॉस हमेशा कहता है कि उसे हमेशा उन लोगों का आभारी रहना चाहिए जो आपकी मदद करते हैं, और वह उसकी मदद करेगी। लेकिन वह उससे क्या चाहती है? चुड़ैल की आंखें चमक उठी। डरावनी मुस्कान के साथ उसने मून से झूठे चांद को मारने के लिए कहा। सीन शहर की तरफ बदलता है। न्यूजिन के एक हिस्से में भोर हो गई। कॉलिन अपने अपार्टमेंट में सो रहा था। तेज रोशनी की वजह से वह जल्दी ही जाग गया। उठते हुए उसने कहा कि चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह ठीक से सो नहीं पा रहा था, लेकिन उसने कोई चीख या संघर्ष नहीं सुना, और यह बहुत अच्छी बात थी।
खून से सनी खिड़की की कल्पना करते हुए उसने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो वह निश्चित रूप से दिल का दौरा पड़ने से मर जाएगा। और अब पूरा कमरा तेज और गर्म धूप से ढका हुआ था, लेकिन उसके हाथ अभी भी डर से कांप रहे थे। उसने फोन अपने हाथ में ले लिया। जब उसने देखा कि यह विंसेंट का संदेश था तो वह हंस पड़ा। अपने हाथ में फोन देखकर वह संदेश पढ़ने लगा। कॉलिन के हाथ से फोन छूट गया। जब फोन जमीन पर गिरा तो उसने कहा कि अब सब खत्म हो गया। वह घुटनों के बल गिर पड़ा। एक क्षण बाद वह फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा कि अब विंसेंट भी उस राक्षस के वश में हो गया है। इस बीच विंसेंट अपने बिस्तर पर सो रहा था। कॉलिन, जिसने तस्वीर के सामने धूप बत्ती जला रखी थी, रो रहा था। उसने घुटनों के बल बैठकर और कांपते हुए उन लोगों की शांति के लिए प्रार्थना की जो पहले ही राक्षस के वश में आ चुके थे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। कॉलिन ने अचानक दांत भींच लिए और भौहें सिकोड़ लीं। ऐसे क्षण जब आत्मा में भय और निराशा चरम सीमा पर पहुंच जाती है, क्रोध को जन्म दे सकती है। कॉलिन जमीन पर गिर पड़ा। वह ये कहते हुए उठने लगा कि उसे दुष्ट आत्मा से डर नहीं लग रहा, बल्कि वह अब तक नाटक कर रहा था और उसकी चाल में फंस गया था। कॉलिन के माथे की नसें उभर आईं और वह चिल्लाया कि आज वह उसे दिखा देगा कि वह इतनी आसानी से नहीं डरता। उसने दरवाजे के हैंडल पकड़ लिए। उन्हें लात मारकर खोलते हुए उसने कहा कि वह लीन की असली पहचान सबको बता देगा। कॉलिन का पैर हवा में ही जम गया। एक क्षण बाद वह अचानक कमरे में दाखिल हुआ और दरवाजा बंद कर दिया। वह जमीन पर बैठ गया। उसे एहसास हुआ कि यह जोखिम भरा था और वह लगभग मर ही गया होता। मुट्ठी भींचते हुए कॉलिन ने कहा कि उसे भूत भगाने के औजार जैसे तलवार और ढाल लेने होंगे। वह उठा और दरवाजे की ओर यह कहते हुए चला कि वह उस बदसूरत चेहरे से नकाब जरूर नोच लेगा। कॉलिन का कमरा कबाड़ से भरा था। वह अपनी सारी चीजें ढूंढ रहा था। टॉर्च पकड़े कॉलिन ने कहा कि उसे अच्छी तरह याद है कि अभी भी कुछ बचा है। बिल्कुल किनारे पर उसे एक कुप्पी दिखाई दी। उसे लेकर कमरे के दूसरी तरफ बैठ गया और उसने कहा कि अब उसे नया हिस्सा बनाने या जमीन से पवित्र पानी छाटने की जरूरत नहीं है। कुप्पी में पानी को देखते हुए उसने सोचा, यह समझने की कोशिश करते हुए कि क्या यह काफी नहीं होगा। यह तो सिर्फ दुश्मन को गुस्सा दिलाएगा। कुर्सी पर लात मारते हुए क्रोधित कॉलिन ने कहा कि उसे बहुत कुछ सहना पड़ा। अचानक कुछ देखकर वह स्तब्ध रह गया। फर्नीचर के बीच उसे एक सिक्का दिखाई दिया। कॉलिन ने कुर्सी हिलाई, फिर उसने सिक्का अपने हाथ में ले लिया। कुर्सी पर बैठते हुए कॉलिन ने कहा कि वह बहुत थका हुआ है, लेकिन यह सब उस सिक्के की वजह से था। कुछ याद आते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। सिक्का उठाते हुए उसने कहा कि यह उसके परिवार की विरासत है। जब वह 8 साल का था तब उसने सिक्के के लिए हाथ बढ़ाया था। 8 साल की उम्र में कॉलिन उस विरासत के पास गया और उसे खाना चाहता था। उसके पिता ने तुरंत उसके सिर पर वार किया। मुट्ठी भींचते हुए बूढ़े व्यक्ति ने अपने बेटे को परिवार की विरासत का सम्मान करने के लिए कहा। भौहें चढ़ाते हुए वह आदमी गुस्से से चिल्लाया और कहा कि यह सिक्का भाग्य लाता है और वे अपनी संपत्ति के लिए इसके ऋणी हैं। कॉलिन ने अपने पिता की ओर सिर घुमाया और कहा कि कुछ दिन पहले चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग उनके पास आए थे और उन्हें कर्ज की याद दिला रहे थे। मुंह मोड़ते हुए बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि सिक्का उन दिनों के प्रतीक के रूप में महत्वपूर्ण था जब वे अपनी शक्ति के चरम पर थे। आंखें बंद करके बूढ़े व्यक्ति ने अपने बेटे को एक कहानी सुनाने का फैसला किया। उन्होंने कहानी की शुरुआत ये कहकर कि पुराने जमाने में अजीर की जमीन पर एक कल्पित बौने का साम्राज्य था और एक दिन एक राक्षस राजा वहां खजाना पाने की चाह में आया। फिर राजा को एक गिरजाघर मिला और उसने पत्थर में नुकीली एक पौराणिक तलवार निकाली। उसने राजकुमारी को बचाया और राक्षस राजा को हरा दिया। कुर्सी पर लेटे हुए बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि तब नायक को गांव के मुर्गियों ने बुरी तरह चोंच मारी थी और उनके पूर्वज यह सिक्का इकट्ठा करने में कामयाब रहे थे। तब से उनके परिवार का जीवन खुशहाल चल रहा था। आंखें खोलते हुए उन्होंने अपने बेटे से कहा कि भले ही वे अब उस भंडार को नहीं बचा सकते, लेकिन उसे समझना चाहिए कि उसने क्या किया। इस समय कॉलिन ने गुड़ियों को हाथ में पकड़े हुए अपने पिता से कहा कि उसकी परियों की कहानी पुरानी हो चुकी है और अब दूसरी परियों की कहानियां ज्यादा लोकप्रिय हो गई हैं। उस दिन पिता ने अपने बेटे का पीछा किया और उसे बुरी तरह पीटा। कॉलिन ने सब कुछ याद करते हुए अपना चेहरा अपने हाथ से ढक लिया।
उसने दांत पीसते हुए सोचा कि अगर यह सिक्का सौभाग्य लाता है तो वह किसी राक्षस के बगल में नहीं रहेगा। उछलते हुए उसने कहा कि यह अब और नहीं चल सकता। कॉलिन ने पवित्र जल की कुप्पी और सिक्का उठाया। इसके बाद वह यह सोचकर कमरे से बाहर चला गया कि जिंदगी भर डरते रहने से बेहतर है कि अभी सब कुछ खत्म कर दिया जाए। उसने उस किंवदंती के नायक की तरह राक्षस राजा का सामना करते हुए मरने का फैसला किया। गली में चलते हुए उसने कहा कि वह सबसे ताकतवर नायक जैसा महसूस कर रहा है। अपने सामने दुकान का दरवाजा देखकर उसने कहा कि आज डेमन को मार के दम लेगा। उसने दरवाजे पर लात मारी। कॉलिन लात मारकर अंदर गया और राक्षस को बुलाया। वहां खड़े लोगों की वजह से उसका चेहरा सदमे से मुड़ गया। उसके ठीक सामने ऐश हाउस के प्रतिनिधियों का एक समूह था। सब लोग उस आदमी को सदमे से घूर रहे थे। वह पैर उठाए गलियारे में जम गया। व्यापारी की शिखा पहचानते ही उसे जोर से पसीना आने लगा। जैसे ही कॉलिन को एहसास हुआ कि उसके सामने कौन है, सबके चेहरों पर एक साया छा गया।